घर से भागकर शादी करने वाली बेटियों को समर्पित। ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में मेरे सामने की सीट पर बैठी लड़की ने मुझसे पूछा, हेलो, क्या आपके पास इस मोबाइल की सिम निकालने की पिन है? लड़की ने अपना मोबाइल निकाला। वह नया सिम कार्ड उसमें डालना चाहती थी, लेकिन सिम स्लॉट होने के लिए पिन की ज़रूरत पड़ती है, जो उसके पास नहीं थी। मैंने हाँ में सिर हिलाया और अपने क्रॉस बैग से पिन निकालकर लड़की को दे दी। लड़की ने थैंक्स कहते हुए पिन ले ली और सिम डालकर पिन मुझे वापस कर दी। थोड़ी देर बाद वह फिर से इधर उधर ताकने लगी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा, कोई परेशानी? वह बोली, सिम स्टार्ट नहीं हो रही है। मैंने मोबाइल मांगा, उसने दिया। मैंने उससे कहा कि सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगी। लड़की ने पूछा, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? मैंने कहा, आजकल सिम वेरिफिकेशन के बाद एक्टिव होती है। जिस नाम से यह सिम उठाई गई है, उसका ब्यौरा पूछा जाएगा, बता देना। लड़की बुदबुदाई, ओह। मैंने दिलासा देते हुए कहा, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। वह अपने एक हाथ से दूसरा हाथ दबाती रही, मानो किसी परेशानी में हो। मैंने फिर विनम्रता से कहा, आपको कहीं कॉल करना हो तो मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर लीजिए। लड़की ने कहा, जी फ़िलहाल नहीं, थैंक्स, लेकिन यह सिम किस नाम से खरीदी गई है मुझे नहीं पता। मैंने कहा, एक बार एक्टिव होने दीजिए, जिसने आपको सिम दी है उसी के नाम से होगी। उसने कहा, ओके, कोशिश करते हैं। मैंने पूछा, आपका स्टेशन कहाँ है? लड़की ने कहा, मुंबई। और आप? लड़की ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, मुंबई ही जा रहा हूँ, एक दिन का काम है। आप मुंबई में रहती हैं क्या? लड़की बोली, नहीं नहीं, मुंबई में कोई काम नहीं है, ना ही मेरा घर है वहाँ। तो? मैंने उत्सुकता बस पूछा। वह बोली, दरअसल यह दूसरी ट्रेन है जिसमें आज मैं हूँ और मुंबई से तीसरी गाड़ी पकड़नी है, फिर हमेशा के लिए आज़ाद। आज़ाद? लेकिन किस तरह की कैद से? मुझे फिर से जिज्ञासा हुई, किस कैद में थी ये कमसिन अल्लड़ सी लड़की? लड़की बोली, उसी कैद में थी जिसमें हर लड़की होती है, जहाँ घर वाले कहीं शादी कर लो, जब जैसा कहें वैसा करो। मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे जब ताज्जुब हुआ, मगर अपने ताज्जुब को छिपाते हुए मैंने हंसते हुए पूछा, अकेली भाग रही हो आप? आपके साथ कोई नज़र नहीं आ रहा है? वह बोली, अकेले नहीं, साथ में है कोई। कौन? मेरे प्रश्न खत्म नहीं हो रहे थे। मुंबई से एक और ट्रेन पकड़ूंगी, फिर अगले स्टेशन पर वह जनाब मिलेंगे और उसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। ओह, तो यह प्यार का मामला है? उसने कहा, जी। मैंने उसे बताया कि मैंने भी लव मैरिज की है। ये बात सुनकर वह बहुत खुश हुई। वाओ, कैसे, कब? लव मैरिज की बात सुनकर वह मुझसे बात करने में रुचि लेने लगी। मैंने कहा, कब, कैसे, कहाँ? वह मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ, आपके घर में कौन कौन है? उसने होशियारी बरतते हुए कहा, वह मैं आपको क्यों बताऊं? मेरे घर में कोई भी हो सकता है, मेरे पापा, माँ, भाई, या हो सकता है भाई ना हो, सिर्फ बहन हो। गुस्सा करने वाले 2 से 4 बड़े भाई हों। मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता? मैंने काउंटर मारा। वह बोली, कुछ भी नाम हो सकता है मेरा।
टीना, मीना, रीना कुछ भी बहुत बातूनी लड़की थी। वह थोड़ी इधर-उधर की बातें करने के बाद उसने मुझे टॉफ़ी दी, जैसे छोटे बच्चे देते हैं। बाद में बोली, आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली से टॉफ़ी उठाते हुए बधाई दी और पूछा, कितने साल की हुई हो? वह बोली, 18। मतलब भागकर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई आपकी। वो हंसी। कुछ ही देर में काफ़ी फ्रैंक हो चुके थे हम दोनों, जैसे बहुत पहले से जानते हों एक दूसरे को। मैंने उसे बताया कि मेरी उम्र 35 साल है, यानी 17 साल बड़ा हूँ। उसने चुटकी लेते हुए कहा, लग तो नहीं रहे हो। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने उससे पूछा, तुम घर से भाग कर आई हो, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के निशान जरा भी नहीं हैं। इतनी बेफिक्र मैंने पहली बार देखी है। खुद की तारीफ सुनकर वह खुश हुई और बोली, मुझे उन जनाब ने, मेरे लवर ने पहले से ही समझा दिया था कि जब घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना, घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल अपना मूड खराब मत करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में सोचना। और मैं वही कर रही हूँ। मैंने फिर चुटकी ली। कहा, उसने तुम्हें मेरे जैसे अनजान लोगों से दूर रहने की सलाह नहीं दी? उसने हंसकर जवाब दिया, नहीं, शायद वो भूल गया होगा यह बताना। मैंने उसके प्रेमी की तारीफ करते हुए कहा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी टैलेंटेड है। उसने किस तरह से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया, नई सिम और नया मोबाइल दिया, 4 ट्रेन बदलवाई ताकि तुम्हें कोई ट्रैक ना कर सके। वेरी टैलेंटेड पर्सन। लड़की ने हामी भरी, बोली, बहुत टैलेंटेड है वो, उसके जैसा कोई नहीं। मैंने उसे बताया कि मेरी शादी को 10 साल हुए हैं और एक बेटी है 8 साल की और एक बेटा है 1 साल का। यह देखो। उनकी तस्वीर मेरे फ़ोन पर बच्चों की तस्वीर देखकर उसके मुंह से निकल गया, सो क्यूट। मैंने उसे बताया कि जब यह पैदा हुई थी तब मैं कुवैत में था। एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत अच्छी सैलरी थी मेरी। फिर कुछ महीनों बाद मैंने वह जॉब छोड़ दी और अपने ही कस्बे में काम करने लगा। लड़की ने पूछा, जॉब क्यों छोड़ दी? मैंने कहा, बच्ची को पहली बार जब गोद में उठाया तो ऐसा लगा मानो जैसे मेरी दुनिया मेरे हाथों में है। 30 दिन की छुट्टी पर आया था, वापस जाना था लेकिन जा न सका। इधर बच्ची का बचपन निकल जाए, उधर मैं पूरी दुनिया कमा लूं, तब भी घाटे का सौदा है। मेरी दी 2 टके की नौकरी, बचपन उसका लाखों का। उसने पूछा, क्या बीवी बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे वहाँ? मैंने कहा, काफ़ी टेक्निकल मामलों से गुजर कर एक लंबे समय के बाद रख सकते हैं। उस वक्त ये मुमकिन नहीं था। मुझे दोनों में से किसी एक को चुनना था, आलीशान रहन-सहन के साथ नौकरी या परिवार। मैंने परिवार चुना। अपनी बेटी को बड़ा होता देखने के लिए मैं वापस कुवैत गया था, लेकिन इस्तीफ़ा देकर वापस लौट आया। लड़की ने कहा, वेरी इम्प्रेसिव। मैं देख रहा था कि यह लड़की लड़कपन के पूरे शिखर पर है, बिल्कुल नासमझ और मासूम छोटी बहन जैसी है। मैंने उसे बताया कि मैंने भागकर शादी नहीं की और यह भी है कि उसके पापा ने मुझे पहली नज़र में ही सख्ती से रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने आपको रिजेक्ट क्यों किया था? लड़की ने पूछा। मैंने कहा, रिजेक्ट करने का कुछ भी कारण हो सकता है। मेरी जात, मेरा धर्म, मेरा काम, मेरा परिवार। बिल्कुल सही। लड़की ने सहमत जताई और आगे पूछा, फिर आपने क्या किया? मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। उसके पिता ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वहीं से मैंने अलग से अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया था। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, चलो भाग चलते हैं। मैंने झट से मना कर दिया। वो 2 दिन तक लगातार जोर देती रही, भाग चलते हैं। मैं मना करता रहा। मैंने उसे समझाया कि भागने वाले जोड़ों में लड़के की इज्जत पर कोई
खास फर्क नहीं पड़ता है, जबकि लड़की की पूरे कुल की इज्जत धूल में मिल जाती है। भगाने वाला लड़का उसके दोस्तों में हीरो माना जाता है, लेकिन इसके विपरीत जो लड़की प्रेमी संग भाग रही है वह उल्टा कहलाती है। मोहल्ले के लड़के उसे चालू कहते हैं। बुराइयों के तमाम शब्दकोश लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भागने वाली लड़की 70 साल पर जाकर वृद्धा भी हो जाएगी, तब भी जवानी में उस पर किए गए कांड का कलंक उसके माथे पर से नहीं हटता। मैं मानता हूँ कि लड़का लड़की को यह तौलने का दोहरा मानदंड गलत है, लेकिन हमारे समाज में यही परंपरा है। यह नज़रिया गलत है, लेकिन सामाजिक नज़रिया यही है। वो अपना नीचे का होंठ दांतों तले पीसने लगी। उसने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर एक घूंट पिया। मैंने कहा, अगर उस दिन मैं उसे भगा ले जाता तो उसकी माँ तो शायद कई दिनों तक पानी भी ना पीती। इसलिए मेरी हिम्मत ना हो ऐसा काम करूं। मैं जिससे प्रेम करूं उसके माँ बाप मेरे माँ बाप के समान ही हैं। चाहे शादी हो या ना हो, कुछ पल के लिए है। सोच में पड़ गई, लेकिन मेरे बारे में वह और अधिक जानना चाहती थी। उसने पूछा कि फिर आपकी शादी कैसे हुई? मैंने कहा, मेरी वाइफ की सगाई कहीं और कर दी गई थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। मेरी वाइफ और उसके मंगेतर की फ़ोन पर बातें होने लगी थीं, लेकिन जैसे जैसे शादी नज़दीक आने लगी उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड मतलब? लड़की ने पूछा। डिमांड का मतलब एक ही होता है, दहेज की डिमांड। परिवार में सबको सोने से बने तोहफे दो, दूल्हे को लग्जरी कार चाहिए, सास को ननद को नेकलेस दो, वगैरह वगैरह। बोले, हमारे यहाँ रीत है, ये लड़का भी इस रीत की अदायगी का पक्षधर होता है। वह सगाई मैंने तुड़वा डाली, इसलिए नहीं सिर्फ मेरी शादी उससे हो जाए, बल्कि ऐसे लालची लोगों में वह कभी खुश नहीं रह सकती थी, ना उसका परिवार। फिर किसी तरह घर वालों को समझा बुझाकर मैं फ्रंट पर आ गया और हमारी शादी हो गई। यह सब किस्मत की बात थी। लड़की बोली, चलो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना वह गलत लोगों में फंस जाती। मैंने कहा, जरूरी नहीं कि हमेशा माता पिता का फैसला सही हो, और यह भी जरूरी नहीं कि हमेशा प्रेमी जोड़े की पसंद सही हो। दोनों में से कोई भी गलत हो सकता है। काम की बात यहाँ से ये है कि कौन ज़्यादा वफादार है। लड़की ने फिर से पानी का घूंट लिया और मैंने भी। लड़की ने तर्क दिया कि हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, उन्हें गिलानी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, फैसला ऐसा हो जो दोनों का हो, बच्चों और माता पिता दोनों की सहमति, वो सबसे सही है। बुरा मत मानना, मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं हैं। ना ही तुम्हें इसका असली मतलब पता है। अभी उसने पूछा, क्या इश्क का सही अर्थ है? मैंने कहा, तुम इश्क में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़कर चली आई। यह सच्चा इश्क है। तुमने दिमाग पर जोर नहीं दिया। ये इश्क है। फ़ायदा नुकसान नहीं सोचा। ये इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फितूर से बिल्कुल खाली था। बस खाली जगह में इश्क का फितूर भर दिया गया। जिन जनाब ने इश्क भरा, क्या वो इश्क में नहीं है? यानी तुम जिसके साथ जा रही हो वो इश्क में नहीं, बल्कि होशियारी हीरोगिरी में है। जो इश्क में होता है वह इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता है। कोई कहे मैं आशिक हूँ और वह सातिर भी हो, ये नामुमकिन है। मजनू इश्क में पागल हो गया था। लोग पत्थर मारते थे उसे। इश्क में उसकी पहचान तक मिट गई थी। उसे दुनिया मजनू के नाम से जानती है, जबकि उसका असली नाम कैस था, जो नहीं इस्तेमाल किया जाता। वह सातिर होता तो कैस से मजनू ना बन पाता। फरहाद ने सीरी के लिए पहाड़ों को खोदकर नहर निकाल डाली थी, और उसी नहर में उसका लघु बहा था। वो इश्क था। इश्क में कोई फकीर हो गया, कोई जोगी हो गया। किसी माझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाल लिया। किसी ने अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाया, चालाकी नहीं की। लालच, हवस और हासिल करने का नाम इश्क नहीं है।
इश्क तो समर्पण करने को कहते हैं, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद का समर्पण करता है, जैसे तुमने किया है। लेकिन तुम्हारा समर्पण हासिल करने के लिए था, यानी तुम्हारे इश्क में लालच की मिलावट हो गई। लड़की अचानक खो सी गई। उसकी खिलखिलाहट एकदम से खामोशी में बदल गई। मुझे लगा मैं कुछ ज़्यादा भूल गया, फिर भी मैंने जारी रखा और मैंने कहा, प्यार तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं। कुछ दिनों बाद उनका वजन आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खाएगी, ना पानी पिएगी, जबकि आपको अपने आशिक को आजमाकर देख लेना था। ना तो उसकी सेहत पर फर्क पड़ता, ना दिमाग पर। वो अक्लमंद है, अपने लिए अच्छा सोच लेता है। आजकल हर गली मोहल्ले के तीसरे लौंडे लपाड़े को जो इश्क हो जाता है, वो इश्क नहीं होता है, वो सिनेमा जैसा कुछ है, एक तरह की स्टंटबाजी, डेयरिंग, अलग कुछ करने का फितूर और कुछ नहीं। लड़की के चेहरे का रंग बदल गया। ऐसा लग रहा था कि वो अब यहाँ नहीं है, उसका दिमाग कहीं अतीत में टहलने निकल गया है। मैं अपने फ़ोन कॉल करने लगा, लेकिन मन की इंद्री उसकी तरफ थी। थोड़ी ही देर में उसका और मेरा स्टेशन आ गया। बात कहाँ से निकली और कहाँ आकर पहुँच गई। उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। देखा, सिम एक्टिव हो चुकी थी। उसने चुपचाप बैग में से आगे का टिकट निकाल कर फाड़ दिया। उसने कहा, एक कॉल करना है। मैंने मोबाइल दिया। उसने नंबर डायल करके कहा, सॉरी पापा, और सिसक सिसक कर रोने लगी। सामने से पिता भी बेटी को फ़ोन पर संभालने की कोशिश करने लगे। उसने कहा, पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। हम दोनों ट्रेन से उतरे। उसने फिर पिन मांगी, मैंने पिन दी। उसने मोबाइल से सिम निकालकर तोड़ दी और पिन मुझे वापस कर दी। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें। कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, जिससे देश की सभी बेटियों को पता चल सके कि उनके माँ बाप से ज़्यादा उनसे कोई प्यार नहीं कर सकता। तो इस तरह का एक कदम उठाने से पहले 100 बार सोचें और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचाएं। मेरी सभी से यही गुजारिश है कि कोई इस तरह का कदम ना उठाए।